Hi, today is 14th of February 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. First, publish criminal history of candidates, Supreme Court orders. Second, clouds over trade talks. Third is coronavirus. फोर्थ इज अबाउट कोनार्क सन टेम्पल. इसके रीस्टोरेशन की अभी बातें चल रही है. हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी देखेंगे. फिफ्थ इज अबाउट जेवर एयरपोर्ट इन नोएडा. यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज को कट हो रहा है, काटना है और फिर ऑल्टरनेटिव साइट्स में इनका प्लांटेशन होगा. देन सिक्स्थ इज अबाउट अवर्ट मिसयूज ऑफ आधार डेटा. इसमें वन टाइम पासवर्ड और जो आधार डेटा का मिसयूज होता है, विल हैव अ लुक ऑन दैट. Seventh is about feeding wild animals is crime. Ninth is INS शिवाजी मैरीन इंजीनियरिंग. ये लोनावाला महाराष्ट्र में है. नेवी और कोस्ट गार्ड का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है. Then ninth is about reduce greenhouse gases. And then 10th is about fire sweeps through high range of कोट्टायम. कोट्टायम कहाँ पर है? केरला में है. 11th is about going energy neutral Indian Railways. South Central Railways है. Then 12th is about former TERI chief R.K. Pachauri. He passed away. 13th is about towards a new world order. And 14th है हमारा 14th is about should women be given command post in armed forces. And then 15th is about Rishi Sunak. ये अभी फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं. यूके इंडियन ओरिजिन के हैं ये. देन 16th इज अबाउट यूएसटीआर. इंडिया को अब डेवलप्ड कंट्री लिस्ट में रखा गया है. देन 17th है भारत रत्न मिलना चाहिए मेजर ध्यानचंद को. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर. टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू 14th ऑफ फरवरी 2020. लेट अस स्टार्ट. ये जो पहला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, ये बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जो भी क्रिमिनल हिस्ट्री है कैंडिडेट्स की, एनी पॉलिटिकल पार्टी, सेंटर, स्टेट, व्हाटएवर, वो सारी क्रिमिनल हिस्ट्री आप पब्लिक डोमेन में रखो. सेकंड, जो आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है इन क्रिमिनल हिस्ट्री वाले पॉलिटिशियन कैंडिडेट्स का, उसको भी आप एक्सप्लेन करो इन पब्लिक डोमेन. ये एप्लीकेबल होगा बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट पार्टीज. ये है इसका बैकड्रॉप. कंसर्न ये है कि जितने एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके क्रिमिनल केसेस देखो. 2019 में 43% ऐसे एमपीज हैं जिनके ऊपर सीवियर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं. तो 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था रैपिड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय मेयरली डिस्क्वालिफाइंग टेंटेड लेजिस्लेचर्स बट शुड बिगिन बाय क्लींजिंग द पॉलिटिकल पार्टी. ये बहुत ज़रूरी है. ये लेजिस्लेचर्स ही कानून बनाते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो. अदरवाइज हम जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसका कंप्लीट कोलैप्स होने वाला है, हो सकता है. सो इसके लिए डीक्रिमिनलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है. एंटायर क्रिमिनल हिस्ट्री इन्हें पब्लिश करनी पड़ेगी. रीज़न देना पड़ेगा फॉर देयर सिलेक्शन. आपने किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो उसको क्यों सेलेक्ट किया आपने, उसका रीज़न, जस्टिफिकेशन दीजिए. लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर में निकालना पड़ेगा. सोशल मीडिया हैंडल में आपको विद इन 48 आवर्स ऑफ सिलेक्शन ये आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. ये 2 वीक्स बिफोर फाइलिंग नॉमिनेशन, तो आपको ये टाइम लिमिट है 48 आवर्स आफ्टर सिलेक्शन और मिनिमम 2 वीक्स बिफोर फाइलिंग दी नॉमिनेशंस. इसकी एक और चीज़ होगा यहाँ पे, इधर इनको कॉम्प्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को, और वो भी विद इन 72 आवर्स. अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये रिस्क ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगा. अब ये जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं ना, तो अगर कोई पर्सन पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ में रह रहा है तो कई बार फ्रॉडुलेंट और माइनर डिग्री के चार्जेस भी लग जाते हैं, वो भी क्रिमिनल इन नेचर है. फॉर एग्जांपल काफ़ी पॉलिटिशियंस के ऊपर डिफेमेशन चार्जेस लग जाते हैं. वो कहीं धरना दे रहे हैं या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का अपोज कर रहे हैं, तो उन पे क्रिमिनल एक्टिविटी का FIR रजिस्ट्रेशन हो सकता है. सो इनको हम ना माइनर चार्जेस बोल सकते हैं. दे आर एक्सेप्टेबल. प्रॉब्लम आती है इन सीवियर चार्जेस में, सीरियस टाइप नेचर ऑफ चार्जेस लाइक रेप, मर्डर. इसके लिए माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए. देन नेचर ऑफ द ऑफेंसेस, चार्जेस फ्रेम्ड, ये भी बताना पड़ेगा. और हमें ज़रूरत है कि जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम देखें उनकी क्वालिफिकेशन के बेस में, उनके अचीवमेंट्स, उनके मेरिट, उनके कमिटमेंट के बेस में.
तभी अगर ढंग का डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो पावर होती है ना वो वोटर के पास में होती है। आप किसको वोट दे के जिता रहे हो, और ये वोट अगर आपने बहुत सोच समझ के दिया ना तो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिक्स है ये अपने आप ही इम्प्रूव होने लग जाती है। सो ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज। देन ये है सेकेंड न्यूज आइटम, क्लाउड्स ओवर ट्रेड टॉक्स। 24th 25th फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं इंडिया में, ये दिल्ली और अहमदाबाद में जाएंगे। अभी जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं रॉबर्ट लाइटिजर, ये इंडिया में आने वाले थे। और एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हेड ऑफ स्टेट आता है ना तो उसके पहले उसका स्टाफ आ जाता है और वो स्टाफ सारा बैकग्राउंड वर्क कंप्लीट करता है, ताकि जब हेड ऑफ स्टेट विजिट करेंगे तो वो सिंपल एक फॉर्मेलिटी केवल डॉक्यूमेंट्स में साइन करते हैं। जो उसका बैकग्राउंड होता है वो ये ऑफिशियल्स पहले ही आके कंप्लीट कर देते हैं। तो 24th 25th को जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उससे पहले इनको आना था, बट इनका भी डील, इनका जो विजिट है ना वो डिले हो रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो हम डील करने वाले थे, ट्रेड डील होने वाली थी, वो शायद नहीं हो पाएगी। दैट इज वाई क्लाउड्स ओवर ट्रेड टॉक्स। ये जो मिनी ट्रेड डील का था एक्सपेक्टेड, ऑप्टिमिस्टिक है हम अभी भी, बट इसको आप थोड़ा डाउटफुल कैटेगरी में रखना चाहिए। ये जो ट्रेड डील है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज के लिए। ये अगर नहीं हो पाती है सो ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी रहेगी। देन थर्ड इज अबाउट कोरोना वायरस डेथ स्पाइक इन चाइना। 242 डेथ सिंगल डे में हुई है हुबई में, और चाइना जापान में भी फर्स्ट फैटेलिटी आई है। कोरोना वायरस हमने पढ़ा है कि ये पैथोजन होते हैं, पैथोजन की फैमिली है कोरोना वायरस फैमिली। ये जूनोटिक होते हैं, मतलब एनिमल टू ह्यूमन आते हैं, देन ह्यूमन टू ह्यूमन आते हैं। अभी एक मदर ने बेबी को डिलीवरी किया था बट उस बेबी में कोरोना वायरस ट्रांसफ़र नहीं हुआ। नाउ ये जो कोरोना वायरस होते हैं ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। इसका जो टेस्ट अभी तक हम कर रहे थे ना, न्यू केस की हमने डेफिनेशन इसकी चेंज कर दी है। पहले जो अभी तक हम टेस्ट कर रहे थे वो हम आरएनए मेथड के थ्रू कर रहे थे, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। तो ये टेस्ट ऑल्दो ज़्यादा ऑथेंटिक है बट ये स्लो भी हैं। अब हम जो नया टेस्ट करेंगे वो करेंगे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन करेंगे। इस सीटी स्कैन से इमेजेस लेंगे लंग्स को, बिकॉज ये रेस्पिरेटरी है तो लंग्स से हमें पता लग जाएगा कि ये वायरस अफेक्टेड है या नहीं है। और इससे क्या होगा, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने वाइडन कर दी है। तो अगर डेफिनेशन वाइडन हो गई तो मोर नंबर ऑफ केसेस वुड नाउ बी इंक्लूडेड इन दिस कोरोना वायरस पेशेंट्स। तो इससे जब हम क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे ना केसेस को, तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है इनका काउंट इंक्रीज होने वाला है। एक बात और है, इसका नाम रखा था पहले हमने नोवल कोरोना वायरस, अब इसका नाम हो गया है कोविड-19। CO मतलब कोरोना, VI से वायरस, D से डिसीज, और 2019 में ये आया है। देन 28 पुलवामा अटैक हुआ था, इसको 1 ईयर हो गए हैं अभी। देन दिस इज अबाउट फोर्थ, एक्सपर्ट्स मीट टू डिस्कस रीस्टोरेशन ऑफ सन टेम्पल। सन टेम्पल, सन का बहुत इंपॉर्टेंस है इंडियन स्टाइल ऑफ लिविंग में। ये जो सन टेम्पल है ना, ये एक, बहुत सारे सन टेम्पल्स हैं इंडिया में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सन टेम्पल है, ये है कोणार्क सन टेम्पल। ये 13th सेंचुरी में बना था। ये अराउंड 36 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पुरी ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ ओडिशा है। इसको किसने बनाया था? किंग नरसिंह देव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी 1250 में। अब ये इतना पुराना हो गया था, 800 ईयर्स ओल्ड हो गया था, 13th सेंचुरी का था, ऑल्दो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो 1903 आते आते इसकी हालत बहुत जर्जर हो गई। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश थे यहाँ पे, उन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर इन्होंने सैंड फिल कर दिया, सैंड रेत से इसको पूरा भर दिया और सील कर दिया, ताकि ये स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हो, स्ट्रक्चर स्टेबलाइज रह पाए। अब इसको हम इतने साल होने के बाद फिर से स्टडी कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं ये जो सैंड है, ये सैंड भर दिया था इन्होंने ऊपर तक, अब ये धीरे धीरे सेटल हो रही है, तो 17 फीट का करीब गैप आ गया है ऊपर। ये इसको ऑल्टरनेट सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो सन टेम्पल्स है ना जिनकी हम बात कर रहे थे, देखो ये चैरियट्स है। सन, ऐसा माना जाता है माइथोलॉजी में कि सन को, ये जो चैरियट है, रथ के थ्रू सन पूरे आसमान में, आकाश में ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे। ये जो सन टेम्पल्स है, एक मार्तंड सन टेम्पल है जम्मू कश्मीर में, ये बहुत फेमस है। देव सूर्य मंदिर है बिहार में, ये भी बहुत फेमस है। अल्मोड़ा है उत्तराखंड में, और मोधेरा सन टेम्पल गुजरात में है। देयर आर मेनी अदर सन टेम्पल्स एज वेल। ये जो काम होता है ना, ये करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसका फर्स्ट चीफ थे, एस्टैब्लिश हुआ था उनके टाइम पे।
ये बात हुआ है जेवर एयरपोर्ट का। जेवर एयरपोर्ट में नोएडा के पास यहाँ पे करीब 11,000 ट्रीज को कट डाउन हो रहा है और यहाँ पे एयरपोर्ट बनाएंगे। अब ये जो ट्रीज हम काट रहे हैं ना, तो इसका कंपनसेशन करने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव साइट्स में हम प्लांटेशन करेंगे। एक और बात यहाँ पे बात किया है, वो बात किया है एनवायरमेंटल सेस का। ये करीब 35 करोड़ का लगेगा ऑन सिविल एविएशन स्टेट डायरेक्टोरेट के ऊपर। व्हाट इज सेस? सेस और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो सेस होता है ना, ये होता है टैक्स ओवर टैक्स। मतलब एक टैक्स लग गया, उसके ऊपर एक स्पेशल टैक्स लगेगा, दैट वुड बी कॉल्ड सेस। ये एडिशनल टैक्स होता है और ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। मतलब एक फिक्स, जैसे ये एनवायरनमेंट के लिए ये सेस लगा है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के लिए सेस लगता है। अब ये परमानेंट नहीं होता है, सेस परमानेंट नहीं होता है। ये केवल अपना एक पर्पस सर्व करना है। जैसे ही वो पर्पस सर्व हो गया, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे सिन गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं, इन पे भी हम कई बार सेस लगाते हैं। अब एक और डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि जो टैक्स होता है नॉर्मल, वो सीधा पैसा उसका जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेस का पैसा भी सीएफआई में जा रहा है। बट जो टैक्स का पैसा है ना, उसको आप सीएफआई में जाने के बाद जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। बट जो सेस का पैसा अगर सीएफआई में गया, तो सीएफआई से वो पैसा केवल उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आप निकाल पाओगे जिसके लिए आपने सेस को लगाया था, और ये कैरी ओवर भी हो जाता है फाइनेंशियल ईयर्स में। इसका जो डिवॉल्यूशन होता है, जैसे टैक्स डिवॉल्यूशन होता है 15th फाइनेंस कमीशन, तो टैक्स डिवॉल्यूशन सेंटर टू स्टेट होता है। बट जो सेस होता है, इसमें ऐसा डिवॉल्यूशन नेसेसरी नहीं है और इसके प्रोसीजर भी बहुत सिंपल होते हैं। आपको ज़्यादा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से निकलना नहीं पड़ेगा। आप सेस लगा भी सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, दैट इज़ ईजी ऑन गवर्नमेंट। ये बात किया है ओटीपी की। ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड आता है ना मोबाइल में, अगर आपने कोई सर्विस को एक्टिवेट करना है, पासवर्ड देना है तो। अब क्या होता है कि जो आधार है, आधार क्या है? ये एक 12 डिजिट का नंबर है। इसमें आपके बायोमेट्रिक्स अटैच्ड होते हैं। बायोमेट्रिक्स मतलब आंखों का आइरिस, फिंगरप्रिंट हाथों में और आपका फेशियल, ये 3 बायोमेट्रिक्स इसमें अटैच्ड है। इससे क्या होता है, आधार बस ये बताता है कि हु यू आर, आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि आप जो बोल रहे हो, जो भी आपका नाम है, वो ही आप हो। तो बायोमेट्रिकली हम आपको आइडेंटिफाई कर सके। अभी कुछ मोबाइल ऑपरेटर्स आधार से आपका वेरिफिकेशन कर रहे थे। वो बोलते हैं कि आप फिंगरप्रिंट लगाओ, और इस बारे में कुछ जो रिटेलर्स होते हैं वो बहुत चालाकी कर लेते हैं और मल्टीपल स्कैन्स ले लेते हैं आपके फिंगरप्रिंट के, और आपके नाम पे दूसरी सिम कार्ड्स इशू हो जाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये एक फ्रॉड हुआ। तो इंस्टेड ऑफ फिंगरप्रिंट्स, अब ये दिल्ली हाई कोर्ट बोल रही है कि व्हाई डोंट वी जस्ट यूज वन टाइम पासवर्ड, कि एक ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को बता दो और हो गया आपका वेरिफिकेशन, आधार आपका वेरीफाई हो गया। यू वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव योर फिंगरप्रिंट। ये कियोस्क में आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल ऑपरेटर्स, मोबाइल रिटेलर्स, इनकी शॉप्स में। इससे क्या होगा, ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं ना इस टाइप के, ये फ्रॉड स्टॉप हो सकते हैं। सेकंड, हमें एक कूलिंग ऑफ पीरियड रखना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है आधार की, बार बार की, एक हर 30 सेकंड्स में एक रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार रिक्वेस्ट जनरेट किया आधार वेरिफिकेशन, देन देयर शुड बी अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ से 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट जनरेट कर सकते हो रिक्वेस्ट। सो देयर शुड बी सम कूलिंग ऑफ पीरियड। सेकेंड, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, FIR होती है, वो UIDAI को फॉरवर्ड होनी चाहिए अगर आधार रिलेटेड कोई फ्रॉड्स हुए हैं, और इसका प्रोसिक्यूशन भी है वो आधार एक्ट से होना चाहिए। ये जो बायोमेट्रिक्स होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव डेटा है, ये बहुत पर्सनलाइज डेटा है हर एक इंडिविजुअल का, राइट टू प्राइवेसी है, तो इनका मिसयूज स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज पैकेट लाइक सार्डाइन, ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल, जा रहे हैं स्कूल रिक्शा में। देन दिस इज पेज नंबर 3 एंड दिस इज पेज नंबर 4। ये फोटो देखो, इज इट गुड और बैड? दिस इज एक्सट्रीमली बैड। ये जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इनको अक्सर हम फूड मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस मंकी को दे आर फीडिंग बनानाज, ये गलत है। फीडिंग वाइल्ड एनिमल्स इज क्राइम। इससे क्या होता है, इनके बिहेवियर में चेंज आता है। दे आर वाइल्ड एनिमल, दे आर सपोज टू लिव इन वाइल्ड लाइफ। उनको ऐसे ह्यूमन पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है। ये अनहेल्दी भी होता है, कई बार हम जो अच्छा फूड दे रहे हैं वो उनकी न्यूट्रिशन नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है। इससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है इनकी ह्यूमंस के साथ, तो इनकी लाइफ एट डेंजर हो जाती है। इसी का फ़ायदा उठा के इनकी अक्सर पोचिंग भी हो जाती है। पोचर क्या करेंगे, इनको कुछ भी खाने का आइटम देंगे, ये तुरंत दौड़ के पास में आ जाएंगे और फिर इनका हंटिंग या पोचिंग हो जाएगा। सो फीडिंग वाइल्ड एनिमल इज़ अ क्राइम, वी शुड नो अबाउट दिस। देन पेज नंबर 5
दिस इज़ पेज नंबर 5 और ये है पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7। यहाँ बात किया है आईएनएस शिवाजी का। आईएनएस शिवाजी क्या है? ये एक इंडियन नेवल स्टेशन है, ये लोनावाला महाराष्ट्र में है। ये नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो ट्रेन करता है ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। 45 में ये बना था। यहाँ पे अभी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी गए थे सेरेमोनियल परेड के लिए। इन्होंने कहा कि जो हमारी नेवी है इसकी कोर कॉम्पिटेंसी तो अच्छी बात है, बट जो इनकी ट्रेनिंग है ना वो इवॉल्व होना चाहिए विद टाइम। टेक्नोलॉजी इतना रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है, लीप फ्रॉगिंग हो रहा है कि हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ट्रेनिंग अपने ऑफिसर्स को भी अकॉर्डिंगली अपडेट करें। जो वॉर होता है ना, अब ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर का टाइम गए, अब वैसी वॉर नहीं होती है। वॉरफेयर बहुत चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है। इंडिया की 7500 किलोमीटर अराउंड मैरीटाइम बॉर्डर है, तो विजिलेंस करना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है बॉर्डर्स को। दूसरी बात ये होती है कि जो भी मेजर ट्रेड का वॉल्यूम होता है, वर्ल्ड ट्रेड होता है, वो होता है हमारा सी के थ्रू। तो और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देना होता है, जैसे अभी हमने मेडागास्कर में हमने हमारी शिप्स भेजी थी फॉर रेस्क्यू फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइब्रिड प्रोपल्शंस और डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, तो डिसीजन मेकिंग और वॉर फाइटिंग में हमें हमारे कैडेट्स को भी ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली बेटर करने की ज़रूरत है। देन दिस इज़ पेज नंबर 7, ये है पेज नंबर 8। टाइम रनिंग आउट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, CH4 एट्सेट्रा, ये बुरी नहीं होती है। अगर नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है ना, ये अर्थ में लाइफ लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे सोलर रेडिएशंस आते हैं, ये अर्थ के सरफेस से हिट करते हैं और वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं स्पेस में, और ये जो गैसेज होती है ना, इस रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को स्टॉप कर लेती है, होल्ड कर लेती है, ताकि अर्थ में जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता और एक कांस्टेंट जो रिक्वायर्ड गर्मी होती है वो बनी रहती है। अगर इनका मैनमेड कॉजेज़ के कारण कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो ये गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, अर्थ का टेम्परेचर राइज होने लग जाता है, और जो अभी हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये ज़्यादा जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनको स्टोर करेंगे रेडिएशन को, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये इंटेंसिफाई हो गया है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शंस। ये फ्यूचर ऑफ अर्थ 2020 रिपोर्ट है, इसने 5 की ग्लोबल रिस्क बताए हैं। ये साउथ एशिया फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस ने रिलीज की है। ये जो 5 रिस्क एरियाज है ना, पहला है फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं और अडेप्ट नहीं हो पा रहे हैं अकॉर्डिंगली। क्लाइमेट चेंज भी कोई गलत टर्म नहीं है, क्लाइमेट चेंज होता रहा है। प्लिस्टोसीन में आइस थी, देन फिर अगेन क्लाइमेट चेंज हो गया, अभी फिर क्लाइमेट चेंज होगा। सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट रॉन्ग पर से, व्हाट इज रॉन्ग इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ये रैपिड हो गया है, एडवांस हो गया, ऑल्टर हो गया है, तो इसका मिटिगेशन और एडेप्टेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखो बुश फायर आया, फिर वहाँ पे फ्लड्स आ गए, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है, फूड क्राइसिस हो रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है। तो ये 5 ग्लोबल रिस्क एरियाज है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इस आर्टिकल को सेव करना, ये काफ़ी हेल्प करेगा इन योर आंसर राइटिंग। दिस इज़ बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। देन इसमें आता है इंटर रिलेटेड फैक्टर्स, कि ये जो फैक्टर्स है ना 5, ये आपस में भी इंटर रिलेटेड है। लाइक वाटर क्राइसिस से फूड क्राइसिस भी इम्पैक्ट होता है, अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रही हैं तो उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। सो ये सब आपस में वेब की तरह इंटरकनेक्टेड है, और ह्यूमंस जो हैं उन्होंने अराउंड 75% ऑफ आवर प्लैनेट को सिग्निफिकेंटली ऑल्टर कर दिया है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इसमें तुरंत अटेंशन दें और सिंसियर एफर्ट्स करें टू कॉम्बैट दीज चेंजेस। Every action brings a reaction, we should know about this. Then यहाँ पे flower of the day, then fire sweeps through high ranges of कोट्टायम। कोट्टायम का है, केरला में है। यहाँ पे भी देखो एक्सट्रीम हीट, ड्राई वेदर इंक्रीज होता जा रहा है, फायर्स आ रही हैं। ये वेस्टर्न घाट में होते हैं, कोट्टायम केरला में है। केरला में वेस्टर्न घाट में शोला टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स भी बहुत फेमस है। ये ना छोटे छोटे पैचेस होते हैं, स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, पहाड़ियों में ऐसे शोला फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे। देन दिस इज गोइंग एनर्जी न्यूट्रल रेलवेज। न्यूट्रल मतलब जितना कंजम्पशन है उतना ही प्रोडक्शन है। तो साउथ सेंट्रल रेलवेज क्या कर रही है, एनर्जी न्यूट्रल स्टेशंस बना रही है। जितनी भी बिजली वो खर्च करेंगे उतना ही वो प्रोडक्शन कर देंगे बाय सोलर पैनल। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है।
देन दिस इज पेज नंबर 9। ये फॉर्मर टेरी चीफ थे, आर के पचौरी, ही इज नो मोर। ये आईपीसीसी के भी हेड रहे। आईपीसीसी है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर ये बॉडी बनी थी। इसने अल गॉर 2007 में, इन दोनों ने नोबल पीस प्राइज भी जीता है 2007 में। ये फाउंडर एंड चेयरमैन थे टेरी के द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। सो दिस इज पेज नंबर 9। ये पेज नंबर 10 है। यहाँ ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और ये बहुत डाइवर्सिफाइड आर्टिकल है। इसमें बहुत सारे एंगल्स को इन्होंने टच किया है और बहुत रेंज इज़ वेरी बिग, बहुत ह्यूज रेंज इसमें कवर किया है। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है बीके कृष्ण कुमार ने, और बीके कृष्ण कुमार है ट्रस्टी ऑफ टाटा ट्रस्ट। इन्होंने बेसिकली एक क्रिटिकल कमेंट्री दी है, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, आइडियाज़ दिए हैं अबाउट दिस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और कैसे हमारा वर्ल्ड ऑर्डर अभी वर्क कर रहा है। सबसे पहले ये बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ये डेवोस में होता है 1971। ये एनुअल मीटिंग टाइप है जिसमें वर्ल्ड के एंटरप्रेन्योर, लीडर्स, सक्सेसफुल पर्सनालिटी सब आते हैं और अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं। तो ही इज सेइंग कि ये जो डेवोस में WEF होता है ना, ये लिप सर्विस बन के रह गया है, न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म हो गया है ये। इधर सक्सेसफुल पीपल आते हैं, पेप टॉक करते हैं, बट व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट? दे डू रिफ्लेक्ट द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी से उनका कोई कनेक्शन होता है? सेकंड ये बात उठाते हैं सोशल इनइक्वालिटीज़ की। हमारा जो वर्ल्ड है ना, उसमें इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है। ऑक्सफोम की रिपोर्ट भी यही बोलती है। जो वेल्थ है, पैसा है, वो सेलेक्टेड फ्यू लोगों के पास में है और जो 80-90% जनता है वो पॉवर्टी में रह रही है, मेजॉरिटी ऑफ दैट। देन ही टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका हम मेजर कैसे करते हैं, कि हाउ वुड यू से कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, यूएस की है, चाइना की, कंपैरिजन कैसे होगा? वो कंपैरिजन होता है एनर्जी कंजम्पशन। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। जिसका जितना एनर्जी कंजम्पशन है, ऐसा अज्यूम किया जाता है उसकी इकोनॉमी उतनी ही रैपिडली ग्रो कर रही है। अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से? ये आएगी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, फॉसिल फ्यूल से। तो इधर इन्होंने चाइना को एग्जाम्पल दिया है कि चाइना बहुत एनर्जी हंग्री हो रहा है। चाइना अपनी जो फॉसिल फ्यूल सप्लाई है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। देन क्या ये जो चाइना का एक्शन है ये सस्टेनेबल है? थर्ड इन्होंने टॉपिक उठाया है फिजिक्स। फिजिक्स से इन्होंने लिंकेज दिया है कि जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है। अब एनर्जी मतलब क्या होता है? एनर्जी मीन्स होता है एबिलिटी टू डू वर्क। जितनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी है उतना ही ज़्यादा आपके पास एबिलिटी है काम करने का। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज बोलते हैं एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी केवल ट्रांसफॉर्म होती है, वन फॉर्म टू अनदर। और ये एनर्जी जब वर्क में कन्वर्ट होती है तो वर्क में केवल पार्शियल एनर्जी लगती है, एक गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाता है। और ये वेस्ट क्या बनता है? ये बनता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डरनेस। तो हम जितना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं ना यहाँ पे, उतना ही ज़्यादा हम एंट्रोपी भी बढ़ा रहे हैं वर्ल्ड की। एक्सेस कंजम्पशन हो रहा है। और फिर एक ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कंजम्पशन मोस्टली करते हैं वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज, और ये जो वेस्ट आ जाता है इसको आउटसोर्स कर देते हैं अफ्रीकन और एशियन पुअर कंट्रीज में। तो ये इनहेरेंट एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ। सोर्स ऑफ चीप लेबर आपका है दीज डेवलपिंग कंट्रीज, रॉ मटेरियल आ रहा है दीज डेवलपिंग कंट्रीज, और इसका फिर जो वेस्ट बन रहा है उसको आप अगेन डंप कर रहे हो इन दीज डेवलपिंग कंट्रीज। देन ही टॉक्स अबाउट कि जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, इनके बीच में आ जाते हैं मिडिलमैन, और ये मिडिलमैन एक्सप्लॉयटेशन करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का। इन्होंने एक और पॉइंट रेज किया है, वो रेज किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो IPR होता है ना, ये बहुत स्क्यूड है डेवलप्ड नेशंस के लिए, और ये इसके लिए मनमानी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं और न्यू कमर्स और जो बडिंग डेवलपिंग कंट्रीज से आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देन ही टॉक्स अबाउट कार्बन क्रेडिट सिस्टम। क्योटो प्रोटोकॉल पता है ना? क्योटो प्रोटोकॉल में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, आपका पॉल्यूशन ज़्यादा आ रहा है, तो उसको आप कंपनसेट कर सकते हो बाय परचेजिंग सम बॉन्ड्स फ्रॉम दीज पुअर कंट्रीज। उनके अनयूटिलाइज्ड सोर्सेज को आप अपने में असिमिलेट कर सकते हैं। अब पॉल्यूशन तो डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं और उसका कंपनसेशन आ रहा है पुअर कंट्री से। इस पॉल्यूशन करने से जो ग्रोथ हुआ, फ़ायदा हुआ, वो डेवलप्ड कंट्रीज से हुआ, और ये जो पुअर कंट्रीज हैं, ये थोड़े से पैसे के लिए इनके राइट्स हमने छीन लिए, तो ये पॉल्यूशन में मतलब ग्रोथ में इनकी हैम्पर होती है, कोटा हैम्पर होता है। सो दिस कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज अगेंस्ट प्रो डेवलप्ड कंट्रीज, ये एंटी पुअर है। मनी मसल का पावर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इन्होंने नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल की बात किया, फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एट्सेट्रा, ये काफ़ी डेवलप्ड है। इसके दो रीज़न है। एक तो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है,
प्लस इनका जो क्लाइमेट है वहाँ का वो बहुत फ्रेंडली क्लाइमेट है, वो रहने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ का क्लाइमेट। तो इसके कारण यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह बढ़ जाते हैं। क्लाइमेट सूटेबल है, लो पॉपुलेशन है। देन यहाँ पे टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा है, और ये टैक्सेशन ये यूज़ करते हैं वेलफेयर में, लाइक पेंशन सिस्टम और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है वो बहुत फ्रीली यहाँ पे मिल जाती है। अब फाइनली ये बात करते हैं कंपनीज के बारे में। किसी भी कंपनी को आप जज कैसे करते हो? हम यूजुअली उसे जज करते हैं उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स में। अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी 100 सिंस करती है बट एक वेलफेयर एक्शन कर देती है और उसको हम क्लीन टिकट मिल जाता है उसे। तो ही हैज टॉक्ड अबाउट कि वी शुड कंसिडर दीज 4 P's। 4 P's क्या होते हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑब्वियसली देखना चाहिए कंपनी का। पीपल, लोग क्या कर रहे हैं। प्लैनेट, प्लैनेट के लिए वो क्या कर रही है, और पर्पस क्या है उसका। सो दीज 4 P's शुड बी द क्राइटेरिया टू जज अ कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, ये केवल सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल एफर्ट्स होने चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। अगेन ये बहुत वेरिड है, बहुत वाइडली इसमें रेंज कवर किया है, एंड सम वेरी गुड पॉइंट्स ही हैज मेंशन्ड हियर फॉर एसे एंड ऑल। देन दिस इज पेज नंबर 14। ये बहुत अच्छा थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल है। यहाँ पे फॉर्मर GOC 15 कोर चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी सैयद अता हसनीन साहब और DS हुडा साहब, इन दोनों ने अपनी कमेंट्री दी है कि शुड वुमेन बी गिवन कमांड पोस्ट इन द आर्मी। पहले वुमेन की एंट्री नहीं होती थी आर्मी में, फिर सम 30 ईयर्स पहले ये एंट्री अलाउड हुई, और एजुकेशन में, मेडिकल में, इस जगह पे सॉफ्ट पोस्टिंग्स मिली। फिर इन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला 14 ईयर्स का, और अब ये परमानेंट कमीशन में भी कन्वर्ट हो रहा है। बट स्टिल जो कमांड पोस्ट होती है या फिर फ्रंट लाइन जो होता है हमारा इन्फेंट्री एंड ऑल, वहाँ पे विमेन का पोस्टिंग नहीं देते हैं। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन लिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पोस्टिंग्स होती हैं वो बेस्ड ऑन मेरिट होना चाहिए, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन मेरिट होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, और प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। आपका कमिटमेंट कैसा है आपके वर्क के लिए। जेंडर, रेस, कास्ट, इथनिसिटी, रिलीजन, नेशनैलिटी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होते हैं किसी भी पोस्ट को जज करने के लिए। नाउ गवर्नमेंट ने इसका रीज़न ये दिया कि जो विमेन है उनमें फिजिकल लिमिटेशंस होते हैं, उनकी मेडिकल एब्सेंस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड व्हेन देयर चिल्ड्रंस आर ग्रोइंग। और अगर प्रिजनर ऑफ वॉर जैसी कंडीशन हो गई, जैसे अभी इंडिया में प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए थे हमारे फाइटर पायलट, तो अगर ऐसा प्रिजनर ऑफ वॉर कंडीशन में अगर विमेन पायलट होता देन क्या होता। फिर वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होता है फ्रंट लाइन में जिसमें छोटे छोटे बंकर्स में बहुत सारे सोल्जर्स, मेन, विमेन को अगर हम साथ में रखेंगे तो वो कैसे पॉसिबल होगा। सोसाइटल कंडीशनिंग नहीं है अभी भी। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे कॉम्बैट रोल है या फिर कमांड पोस्ट है, उसमें विमेन को अलाउ नहीं किया गया है अभी तक। अब परमानेंट कमीशन, कॉम्बैट रोल, कमांड पोस्ट इसलिए रिस्ट्रिक्टेड थे फॉर सम टाइम। बट अब काफ़ी टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इज़ चेंजिंग, और टाइम के साथ हमें भी चेंज होना चाहिए। 30 ईयर्स पहले विमेन एंट्री अलाउड हुआ फोर्सेस में। सिमिलर कंसर्न्स थे अब 30 ईयर्स पहले कि हमें विमेन एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बट हमने इवॉल्व हुआ ना 30 ईयर्स में, दे हैव परफॉर्म्ड सो वेल। विमेन ऑफिसर्स आर प्रूविंग देमसेल्व्स इक्वली कॉम्पिटेंट, दे आर वेरी गुड। देन डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना वो होता है अगेंस्ट लॉज। लॉ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं बोलता है, और ये बहुत रेग्रेसिव है। तो अगर कुछ चेंज करना है तो वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी, और सोसाइटल कंडीशनिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। देन प्रोफेशनलिज्म, गुड लीडरशिप, कॉम्पिटेंसी और कमिटमेंट, ये ही केवल क्राइटेरिया होने चाहिए। जेंडर शुड नॉट बी अ बार। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। देन पेज नंबर 12, देन दिस इज पेज नंबर 13, और यहाँ पे है पेज नंबर 14। ऋषि सुनक हैं, ये अपॉइंट हुए हैं ब्रिटिश के फाइनेंस मिनिस्टर। ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इन्फोसिस नारायण मूर्ति साहब के सन इन लॉ हैं। देन इंडियन ओरिजिन पीपल काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे। हमारा जो डायस्पोरा है दे आर डूइंग वेरी वेल। US, UK, अरब, एवरीवेयर यू मे सी आवर डायस्पोरा इज डूइंग वेरी वेल। देन दिस इज USTR टेक्स इंडिया ऑफ डेवलपिंग कंट्री लिस्ट। ये जो USTR है ना, ये एक लिस्ट बना के रखता है। US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये। 1998 में इन्होंने एक लिस्ट बनाया, इसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप्ड, डेवलप्ड, ऐसे सारे कंट्रीज का क्लासिफिकेशन कर दिया। क्यों किया? ताकि ये पता लगा सके कि कहाँ पे हमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। एंटी सब्सिडी ड्यूटी होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। जैसे कि सपोज करो इंडिया में एक गुड के प्रोडक्शन में सब्सिडी मिल गई, फॉर एग्जांपल में शुगर केन में सब्सिडी मिल गई। अब शुगर केन में सब्सिडी मिली तो इसका प्रोडक्शन चीपर हो गया,
और जब इसका एक्सपोर्ट होगा सपोज यूएसए में, तो जो यूएस के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो इससे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये सस्ता माल आएगा। तो यूएसए इसलिए इस पे लगा देगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन इंडियन इम्पोर्ट। अब ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होगी, इसका यही पर्पज़ है कि ये जो सब्सिडी के बेनिफिट थे उसको ये नलीफाई कर दे, एट पार ले आए विद डोमेस्टिक गुड्स। इसमें एक होता है डी मिनिमस, मतलब ये थ्रेशोल्ड होता है, सब्सिडी कितनी दी है ना उसका थ्रेशोल्ड लेवल है जिसके बाद ये सब्सिडी एक्शन एक्ट होता है, अगर ये टू स्मॉल टू वारंट कंसर्न है। तो यहाँ पे इन्होंने ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम, इन सबको इस लिस्ट में अब डेवलपिंग से हटा दिया है, अब उनको डेवलप्ड नेशन की तरह ट्रीट करेंगे। देन दिस इज प्रपोज टैक्स रिजीम कॉम्प्लिकेट हो रही है, अभी दो लिस्ट आ गई ना, अगर आप 80CD के बेनिफिट लोगे तो अलग टैक्स स्ट्रक्चर पे करना है, और अगर बेनिफिट नहीं लोगे तो आपको एक कम टैक्स स्लेब वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ बात किया है भारत रत्न डिमांड फॉर ध्यानचंद। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट हुआ था, एक्सेप्शनल सर्विसेज परफॉर्मेंसेज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था ना पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो ये उनके भी ऊपर है, सबसे ऊपर होता है भारत रत्न। टोटल 48 अवार्ड्स अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, एक साल में मैक्सिमम 3 अवार्ड्स दे सकते हैं। ध्यानचंद है, ये बहुत बड़े लेजेंड रहे इंडिया के, इंडियन हॉकी में ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट इन्हें कहा जाता है। 1928, 32, 36 ओलंपिक्स में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इनके नाम से ही हम स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं। तो ऐसी बात चल रही है कि ध्यानचंद साहब को भी हम भारत रत्न दें। अभी सचिन तेंदुलकर को, स्पोर्ट्स पर्सन को भारत रत्न मिला है, सो देयर आर टॉक्स कि हम मेजर ध्यानचंद को भी भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। Then this is sports and sports. So this is today's newspaper. Today we read about Bharat Ratna Major Dhyanchand. USTR ने इंडिया को अब डेवलप्ड काउंटिंग कंट्री लिस्ट में रखा है और इस पे अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगेगी। ऋषि सुनक क्या है, नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूके के, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। देन हमने जाना कि शुड विमेन बी गिवन कमांड पोस्ट, यस। देन इसके बाद हमने देखा टूवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें क्रिटिकल कमेंट्री हमने देखा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। देन फॉर्मर टेरी चीफ आर.के. पचौरी इज नो मोर, गोइंग एनर्जी न्यूट्रल रेलवेज कर रही है, फायर स्वीप्स थ्रू हाई रेंज ऑफ कोट्टायम। फिर हमने रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में देखा, ये INS शिवाजी है, यहाँ कोस्टल गार्ड और नेवी इंजीनियर्स, मरीन इंजीनियर्स की ट्रेनिंग होती है, पुणे में है ये। फीडिंग वाइल्ड एनिमल्स इज क्राइम, नो दिस थिंग, फीडिंग वाइल्ड एनिमल इज क्राइम। देन अवर्ट मिसयूज ऑफ आधार डेटा, OTP बेस्ड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट और सेस के बारे में हमने जाना। देन कोणार्क सन टेम्पल का रिस्टोरेशन हो रहा है, इसमें सैंड भर रहे हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। कोरोना वायरस जो है COVID-19 हो गया है और इसकी टेस्ट मेथड भी अब हो गई है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, तो अब नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्लाउड्स ओवर ट्रेड टॉक्स, और हमने पढ़ा पब्लिश क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।